बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको 3 संबंध बता चुका हूँ। पहले राजनीति विज्ञान का भूगोल के साथ संबंध, राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ संबंध और राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध। अब आपके 2 संबंध और है कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध और एक है आपका नागरिक शास्त्र के संबंध। अपन ये जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के तहत अपन राज्य सरकार, आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेश नीति, तुलनात्मक अध्ययन, सरकार की क्रियाविधि, राजनीतिक कार्य, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय यानी कानून और न्याय व्यवस्था इत्यादियों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के तहत भी अपन मुद्रा, निवेश, आयात निर्यात, विकास, मुद्रास्फीति की दर, प्रति व्यक्ति आय और संसाधन, बैंकिंग यानी कर व्यवस्था, बीमा और प्राकृतिक खनिज पदार्थ इत्यादियों के बारे में जानकारी है। अब सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि कहाँ अर्थशास्त्र और कहाँ राजनीति विज्ञान, दोनों में क्या संबंध हो सकता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में विशेष संबंध होता है। जिस राज्य की अर्थव्यवस्था विशेष तौर से अच्छी होती है, वहाँ की शासन व्यवस्था भी ठीक प्रकार से कार्य करती है और राज्य अपनी विकास की ऊंची स्तर पर रहता है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का बहुत गहरा संबंध होता है और दोनों ही एक दूसरे के लिए अति आवश्यक होते हैं। सामान्यतः अब ये देखिए कि राजनीति विज्ञान ने अर्थशास्त्र को क्या किया है। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के तहत इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन साथ साथ में ये भी माना जाता है कि अर्थव्यवस्था का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, यह सब राजनीति विज्ञान के आधार पर ही निर्धारित है। जैसे कि अपन के पास में पैसा तो है, लेकिन उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उसका उपयोग करना है, कहाँ उसे भेजना है, कहाँ उसका उपयोग करना है, किस फैक्ट्री में लगाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान की देन मानी जाती है। जैसे कि राज्य के पास में अच्छी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर ब्याज दर कोई अन्य राज्य यानी कि अलग से देता हो और उसमें अपन को ज़्यादा मुनाफा होता हो, तो उसे अपन कर्ज के रूप में विदेशों को भी दे सकते हैं। तो यह राजनीति विज्ञान की देन मानी जाती है। सामान्यतः यह भी कहा जाता है कि उद्योग धंधों का किस प्रकार से उपयोग करना है, किस कंपनी का निर्माण करना है, किस प्रकार से यानी कि विकास भी होता रहे और राज्य की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती रहे, यह सब राजनीति विज्ञान की देन मानी जाती है। अब देखिए कि अर्थशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र ने राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक क्रियाएं संचालित करने के लिए विशेष योगदान दिया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अभाव में कोई भी राज्य अधिक समय तक अपना कार्य नहीं कर सकता और ना ही उसकी शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार पर ही राज्य व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है और राज्य व्यवस्थाओं के आधार पर ही आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के इस प्रकार से पूरक माने जाते हैं, क्योंकि आर्थिक संसाधनों के अभाव में राजनीतिक क्रियाएं संचालित नहीं की जा सकती, लेकिन यह भी फिक्स है कि राजनीतिक संचालन की क्रिया या राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य या राजनीतिक जो अपनी गतिविधियां अगर ठीक प्रकार से नहीं होती तो अर्थव्यवस्था का उपयोग राज्य के लिए संभव नहीं है और इसका यानी कि दुरुपयोग होता है। विशेष तौर से जैसे हम अपन मानते हैं कि आयात एवं निर्यात, किसी चीज़ का किस देश के लिए अपन को बेनिफिट होता है जहां सामान भेजने के लिए और किस देश से अपन को हानि होती है, इस बात का निर्धारण केवल राजनीतिक क्रियाओं के आधार पर ही संभव है। अब अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि राजनीतिक क्रियाएं पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के अभाव में संभव नहीं है या संचालित नहीं की जा सकती और आर्थिक जो संसाधन है उसका उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि राजनीतिक क्रियाएं संचालित नहीं की जा सकती। अतः अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों में गहरा संबंध पाया जाता है। अब देखिए आपके पास कि दूसरा आपका जो संबंध है वो है आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के मध्य संबंध।
तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं जैसे कि राजनीति विज्ञान कहते हैं तो इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बताया कि राज्य है, सरकार है, आयात है, निर्यात है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति है, तुलनात्मक अध्ययन है, इन चीज़ों का किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नागरिक शास्त्र के तहत अपन व्यक्ति, राज्य, अधिकार, कर्तव्य, प्राथमिक आवश्यकताएँ, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और व्यक्ति एवं राज्य के मध्य संबंध और प्रति व्यक्ति आय, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र के तहत नागरिकों को अपने जीवन यापन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वह अधिकार हो, चाहे वे उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं हो, उनका अध्ययन नागरिक शास्त्र के तहत किया जाता है। अब सामान्यतः देख लीजिए कि राजनीति विज्ञान के तहत भी यानी कि व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या अन्य प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसे संचालित करने के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। तो सामान्यतः इन दोनों के मध्य भी यानी कि संबंध पाया जाता है। अब अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का आधार व्यक्ति होता है और नागरिक शास्त्र का आधार भी व्यक्ति होता है, इसलिए अपन ये मान सकते हैं कि दोनों ही विषय एक दूसरे से बहुत नज़दीकियाँ हैं, यानी कि दोनों में गहरा संबंध पाया जाता है। अब सामान्यतः बात आती है कि राजनीति विज्ञान ने नागरिक शास्त्र को क्या दिया है। तो राजनीति विज्ञान ने तो विशेष देन यही मानी जाती है कि नागरिकों के जो ये अधिकार, कर्तव्य, प्राथमिक आवश्यकताएं, आवास, चिकित्सा, रोजगार या प्रति व्यक्ति आए हैं, इस चीज़ को व्यवस्थित किसके द्वारा किया जाता है, राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जाता है। व्यक्ति की ये चीज़ तो होनी चाहिए, लेकिन इसे किस मात्रा में और कितनी मात्रा में प्रदान किया जाना चाहिए, ये सब राजनीति विज्ञान के तहत ही निर्धारित किया जाता है। अब देखिए कि इसी प्रकार से कि राजनीति विज्ञान के लिए नागरिक शास्त्र ने क्या दिया है। राजनीति की क्रियाएं केवल शासन व्यवस्थाओं को संचालित करने तक सीमित नहीं है, इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसके लिए अपन ये मान सकते हैं कि नागरिकों को दिए जाने वाली सुविधाएं, अधिकार है, कर्तव्य है, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, प्रति व्यक्ति आय है, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हैं, ये सारी चीज़ों को इंगित कराने में या इन चीज़ों को प्रदर्शित करने में नागरिक शास्त्र की विशेष देन मानी जाती है राजनीति विज्ञान के लिए, क्योंकि राजनीतिक क्रियाएं इन व्यक्तियों के आधार पर ही संचालित की जाती हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र जिन चीज़ों का अध्ययन करता है उसे राजनीति विज्ञान के तहत क्रमबद्ध रूप से ही संचालित किया जाता है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, यानी कि नागरिक शास्त्र के अभाव में अपन राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के कार्य और व्यक्ति की आवश्यकताओं को अपन इंगित नहीं कर सकते और राजनीति विज्ञान के अभाव में अपन नागरिक शास्त्र या अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार, प्राथमिक आवश्यकता इनकी अपन पूर्ति नहीं कर सकते। तो इसी आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र में गहरा संबंध पाया जाता है और ये दोनों एक दूसरे के यानी कि पूरक होते हैं। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ में भी संबंध होता है, जैसे कि मनोविज्ञान है आपका। इसके बाद देखिए कि आपके यानी जैसे अपन राजनीति विज्ञान को नागरिक शास्त्र के साथ में जोड़ते हैं, नागरिक शास्त्र के साथ साथ में अपन अर्थशास्त्र के साथ में जोड़ते हैं, भूगोल के साथ में जोड़ते हैं, समाजशास्त्र के साथ में जोड़ते हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान अपने आप में पूर्ण विषय या पूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान नहीं करता, इन अन्य विषयों के साथ में भी इनके गहरे संबंध हैं। इन्होंने भी बहुत कुछ राजनीति विज्ञान को दिया है और राजनीति विज्ञान ने उसे व्यवस्थित रूप से एक अध्ययन सामग्री के रूप में हमें यानी कि प्रदान किए हैं। और इसी आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान न केवल स्वतंत्र विषय है बल्कि यह अन्य विषयों के साथ में भी जुड़ा हुआ है। और बस इसी के साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर अगले ऑनलाइन क्लास में।